रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हेडिंग दो। हेडिंग दीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यस सर, दे दिया। देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या होता है, जैसे मान लो जैसे एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एक क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। एक प्योर सॉल्वेंट है, इस तरह से एक प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है। मान लो इसका प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। इसका वेपर प्रेशर मान लो P0 मान लो, और इसको लिख लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, ओके बेटा। ये जो वेपर बन रहा है उसको मान लो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके। बोलो। यस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या करो कि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दो। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर नहीं बनाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपर नहीं बनाता है। इसमें आप क्या करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो। क्या करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहां जहां पे सॉल्वेंट है, जैसे सॉल्वेंट है क्या, ये सॉल्वेंट हो गया, इसके बीच में क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके बीच बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, फिर ये सॉल्वेंट आ गया, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब बताओ पहले से वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो सिर्फ सॉल्वेंट वाला ही ऊपर जाएगा ना, सॉल्यूट वाला तो जाएगा नहीं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और इसको बोलेंगे पीएस, और पीएस क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो पहले से क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा, जो पीएस होगा वो पी0 से छोटा होगा, पीएस छोटा होगा पी0 से, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करोगे तो जो सॉल्वेंट जितना वेपर बना रहा होगा, सॉल्यूट के आने के कारण उसका वेपर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ओके। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्यों नाम है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, हाँ, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर घट जाए तो नाम होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ आ जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा P0 माइनस पीएस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा P0 माइनस पीएस, ओके। P0 माइनस बड़े में से छोटे को घटा दो, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आएगा, P0 माइनस पीएस बाई P0, P0 माइनस पीएस बाई P0, P0 माइनस पीएस बाई P0, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 माइनस पीएस बाई P0, ओके। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 माइनस पीएस बाई P0, ओके बेटा। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया P0 माइनस पीएस, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया P0 माइनस पीएस बाई P0।
अब एक बात देखना बेटा, एक स्टेटमेंट आता है रॉल्स का, रॉल्स लॉ का ना, एक स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ, RAOU ना, RAOULTS। सर यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट इसलिए बोल रहे हैं उसमें सॉल्यूट नहीं है तो प्योर सॉल्वेंट ही तो हुआ। अगर उसमें सॉल्यूट नहीं है तो प्योर सॉल्वेंट ही तो हुआ, और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन बन गया। तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब पी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और पी एस इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। तो स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ क्या होगा। यहाँ पे अगर हम रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट की बात करेंगे तो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट ये होता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसको समझाऊंगा भी, समझ में भी आ जाएगा ये। देखो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एट particular temperature. Vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent at particular temperature. Okay, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। ओके, यस सर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे पीएस इक्वल टू करूंगा तो पीएस इक्वल टू मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ के, तो के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्यों लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमारा जो वेपर प्रेशर था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया था ना, तो सिर्फ सॉल्वेंट वेपर बना रहा था, इसलिए मोल फ्रैक्शन लेना जरूरी पड़ गया, क्योंकि सॉल्वेंट ही सब वेपर बना रहा था ना। अगर मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो पीएस किसके बराबर आएगा, के बराबर। यस सर। ये किसके बराबर आएगा, के बराबर। और ये जो के होगा ये किसके बराबर होगा, के किसके बराबर, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूरा 1 है इसका मतलब उसमें सॉल्यूट क्या है, नहीं है। अगर उसमें सॉल्वेंट का पूरा मोल फ्रैक्शन 1 है इसका मतलब उसमें सॉल्यूट नहीं है। तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएस इक्वल टू के इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा। और पीएस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट 1 हो गया तो खुद सोचो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्वेंट 1 हो गया तो उससे वेपर प्रेशर हमारा क्यों नहीं है? देखो सॉल्वेंट अगर 1 हो गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, तो तुम जानती होगी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है टोटल, दोनों हाँ को सर। मिलकर 1 होता है। अगर सॉल्वेंट अकेला ही 1 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है कि नहीं है। तो है। उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर हो गया, है या यस। नहीं। तो मैं वही बोल रहा यस। हूँ कि अगर मान लो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 1 ले लेंगे तो पीएस किसके बराबर आएगा, के बराबर, और के क्या होगा, पी नॉट के बराबर, पी नॉट के बराबर। तो पीएस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लिखो इसको, इसको लिखिए सबसे पहले। तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट भी होता है, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट और आप दे सकते हो, और करके यहाँ पे रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हो, और करके यहाँ लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, is multiplication of vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of
pure solvent and its mole fraction and its mole fraction and its fraction at given temperature देखो तो एक बार correct vapor pressure of solution is multiplication of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction at a given temperature. vapor pressure of solution, ये स्टेटमेंट आप रॉल्स लॉ का भी दे सकते हो. ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन एट गिवन टेम्परेचर. ओके, यस सर. ये समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस तरह से आप लिख सकते हो. तो पीएस इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. पीएस इक्वल टू हो गया पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर मान लो इसको थोड़ा सा चेंज करोगे, तो पीएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? पीएस इक्वल टू होगा पी नॉट इंटू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा. पीएस इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या होता है? 1 होता है ना. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या होता है? 1 होता है. इसको क्या लिखोगे? पीएस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो इसको आप अगर इधर लिखोगे, ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पीएस और नीचे आ जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Okay, ये लिख सकते हैं relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. ये फॉर्मूला हुआ बेटा. इस फॉर्मूला को क्या करना होगा? याद करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिख लो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है. ओके, यस लो. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमेशा इसको याद करना है. पी नॉट क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. पीएस क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. और पी नॉट क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा. पी नॉट माइनस पीएस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, इसको बोलिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर. समझ में आ रहा है? यहाँ यस सर. क्लियर है? यस. इसको लिख लो पहले. यस सर. इसको लिख लो पहले, इस पे क्वेश्चन देंगे फिर हम अभी आपको. देखो, सबसे पहली बात थी रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो पीएस इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर 1 हो गया तो पीएस पी नॉट के बराबर हो जाएगा. तो इस तरह से आप स्टेटमेंट दे सकते हो, और ये सही स्टेटमेंट भी है, गलत तो नहीं है. ओके, यस समझ में आ सर. गया बात? हाँ सर. इसको लिख लो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. इसको लिख लीजिए सबसे पहले. हो गया सर. क्लियर है? तो ये समझ में आ गया ना कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करना है. ओके, जैसे अब चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से चलते हैं. एक एग्जांपल चलते हैं. जैसे मान लो कहा जाए, जैसे कहा गया तुमको कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 18 gram of glucose is dissolved in 178.2 gram of water. 178.2 ग्राम ऑफ वाटर. इसको डिसॉल्व किया गया 178.2 ग्राम ऑफ वाटर. इफ, और यहाँ पे इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 700 mm of Hg,
700 mm of Hg, then vapor pressure of solution is 18 gram of glucose is dissolved in 178.2 gram of water. If vapor pressure of water is 700 mm of Hg, then vapor pressure of solution is. इस क्वेश्चन को देखो तो एक बार, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है और फॉर्मूला आपके पास है P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है। यस सर, करेक्ट। तो एक बार आप ट्राई करो तो। Vapor pressure of water is 700 mm of Hg, then Yes, sir. vapor pressure of solution is. 9. चार्जर ले आना, जाओ चार्जर ले आओ। नहीं, बताइए कितना आंसर आ रहा है, क्या बस निकालना है? सॉल्व करो उसको। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 178.2 gram of water. If vapor pressure of water is 700 mm of Hg, then vapor pressure of solution is. सॉल्व करके बताइए। तो बता रहे हैं बस। 18 gram of glucose dissolved in 178.2 gram of water. If vapor pressure of water is 700 mm of Hg, then vapor pressure of solution is. सॉल्व करिए। यस सर, करें। चलो देखो एक बार, अब आ जाना चाहिए इतना में आंसर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब सबसे पहले ग्लूकोज का मोल कितना आएगा, ग्लूकोज का मोल कितना आएगा? 1/10। हाँ, ग्लूकोज का मोल आएगा स्मॉल n 18/180, ये 1/10 आएगा। और कैपिटल N कितना आ जाएगा? 178.2 बटे में 18।
ये कितना आ जाएगा 9.9, 9 और ये 0.1, ये 0.1, ये 9.9। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकालोगे तो Yes, n sir. बाई n प्लस कैपिटल N, ये 0.1 बाई 0.1 प्लस 9.9, Yes. तो ये आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, पता है पी नॉट तुमको दिया है 700 माइनस पी एस और डिवाइडेड बाई 700 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 1/100। इससे आ जाएगा 700 माइनस पी एस, और ये 2 0 खत्म होके 7 हो जाएगा, तो पी एस कितना आ जाएगा तुम्हारा 693 mm ऑफ एच जी। ये आंसर हो जाएगा 693 mm ऑफ एच जी, 693 mm ऑफ एच जी। बोलो इसमें आ रहा है क्या, Yes, sir. यही आ रहा था। तो पी एस इक्वल टू 693 mm ऑफ एच जी आ जाएगा। ओके, Yes, sir. नोट वगैरह निकाल दोगी। Yes, sir. तो अब एक नोट पॉइंट से चलना है, एक नोट पॉइंट करो। जैसे मान लो अगर आपसे कभी मान लो जैसे किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है या सॉल्यूट का मास पूछ रहा है, तो एक मॉडिफाइड फॉर्मूला हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, लिखो यहाँ पे, ये लिखिएगा इफ क्वेश्चन आस्क, इफ क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन आस्क टू फाइंड मोलर मास और मास, यही क्वेश्चन पूछ रहा है मोलर मास और मास फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हमें एक उपाय करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होता है, एन बाई एन प्लस कैपिटल एन होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस, वो आएगा एन प्लस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। ये कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करने से ये आ जाएगा ना बेटा, तो पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस, ये आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। तुम इसको इधर लिखोगे तो पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस -1 इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। यहाँ से आ जाएगा पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। ठीक है, इसको उल्टा फिर कर दो, इसको उल्टा करोगी तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बाई पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन। जब कभी भी मान लो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है या फिर मास पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा सही होगा। देखो उस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं कि उस फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनेगा, उस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन उस फॉर्मूला में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ेगा। इस वाले से कैलकुलेशन लेंदी नहीं पड़ेगा, इस वाले से आपका कैलकुलेशन लेंदी नहीं पड़ेगा, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आप बोल सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन। इससे कैलकुलेशन इजी पड़ेगा आपको। बोलो Yes, sir. ये बात समझ में आ रहा है क्या, Yes, ये sir. बात सब लोग समझ में आ रहा है। चलो अब इससे Yes, देखो फायदा, इससे फायदा मिल जाएगा। जैसे कभी भी मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा ना या वेट पूछेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 20 ग्राम है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए, सॉल्यूट ए इज dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर, 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए इज dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर, then vapor pressure of solution is decreased by 2%, then molar mass of solute A is, then molar mass of solute A is, A का मोलर मास कितना होगा ये बताना है, A का मोलर मास कितना होगा ये आपको बताना है। सोच कर बताइए क्या होगा, A का मोलर मास कितना होगा ये आप बताइए।
20 gram of solute A is dissolved in 180 gram of water. Vapor pressure of solution is decreased by 2%. Then molar mass of solute A is. तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड तो मॉलिक्यूलर वेट पूछ ही रहा है। मोल ऑफ सॉलिड क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ही तो होता है। तो मोलिकुलर वेट कहाँ दिया है? मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है ना, इसलिए तो पूछ रहा है। और अच्छा। तुमको पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस दिया है। तो देखो वेपर प्रेस सॉल्यूशन इज डिक्रीज बाई 2%। 2% ऑफ वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना। यहाँ पे लिख रहा है वेपर प्रेस सॉल्यूशन डिक्रीज बाई 2%। तो एक किसके रिस्पेक्ट में होगा? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो सॉल्वेंट अगर मान लो अगर 100 है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? 98 हो जाएगा। यस सर। बोलो ठीक है। यस सर। चलो तो करो एक बार। बताइए आंसर क्या होगा? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ। तो 98 ग्राम आएगा। 98 आ रहा है क्या? चेक कर यस लेते सर। हैं, चेक करते हैं कितना आ रहा है, चेक कर लिया जाए। देखो 20 ग्राम सॉल्यूट ए डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज बाय 2%। तो इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो फॉर्मूला यही लगाओ, यही सही बैठेगा तुम्हारा फॉर्मूला। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन। तो अगर यहाँ पे डिक्रीज बाई 2% लिखा है मतलब अगर पी नॉट 100 है तो पी एस कितना होगा? 98। 100 माइनस 98 बाई 98 इज इक्वल टू एन बाई कैपिटल एन मतलब 20 बाई कैपिटल एन। और ये कितना आ जाएगा? 180/18 यही होगा ना। 2 यस सर। बट्टे 98 और ये आ जाएगा 180/18 मतलब 10। 2/m आ जाएगा ये। इसका मतलब m जो आएगा वो 98 आएगा। 98 ग्राम पर मोल। तो ये वाला देखो इससे कैलकुलेशन तुम्हारा आसान होगा। अगर तुम उस ऊपर वाले फॉर्मूला से करती ना तो आंसर उससे भी आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है ना, अगर कभी भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है या फिर सॉल्यूट का वेट पूछ रहा है या सॉल्वेंट का वेट कुछ भी पूछ रहा है ना, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना चाहिए। ओके यस सर। ठीक है चलो। यस। अब यहाँ पे अगला एक पॉइंट डालते हैं। जैसे अगर मान लो सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है या सॉलिड पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिसोसिएट होने पे इंक्रीज होगा और एसोसिएट होने पे डिक्रीज होगा। बोल जानती समझ रही हो इस चीज को? यस सर। सॉल्वेंट पार्टिकल अगर मान लो कोई भी सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है तो मोल क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मैं नोट पॉइंट से चलूँ और मैं ये बोलूँ if solid particle is dissociated, if solid particle is dissociated
और एसोसिएटेड in a solution. If solid particle is dissociated or associated in a solution, अगर solid particle dissociate और associate हो रहा है तो बताओ P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को क्या लिखेंगे? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को क्या लिखें? क्या लिखना होगा? मोल बढ़ेगा ना, ये तो समझ में आ गया ना। अगर सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है इन अ सॉल्यूशन तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट क्या होगा? सब क्या करें? होगा। हाँ बोलो, मतलब आई के साथ मल्टीप्लाई करोगी ना। अगर आप कोई भी सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है तो आई 1 से ज्यादा होगा तो मोल बढ़ेगा, तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा? आई के रिस्पेक्ट में ही बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन लिखना पड़ेगा। अगर सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है और एसोसिएट हो रहा है तो फॉर्मूला ऐसा होगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू होगा आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन, आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन। पी नॉट माइनस पी एस जो होगा वो कितना होगा? आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये होगा आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन। और दूसरा फॉर्मूला जो था हमारा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, उसमें भी क्या करोगी? एन में मल्टीप्लाई कर दोगे। सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट होगा तो मोल बढ़ेगा ना। यस सर। सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट होगा तो मोल बढ़ेगा। वो कौन बताएगा आपको? आई ही तो बताएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। अगर सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट होगा तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू होगा आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन। और दूसरा फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू आई एन बाई कैपिटल एन। अगर आई 1 हो गया तो फिर ठीक है, एन बाई एन प्लस कैपिटल एन रह जाएगा। और अगर आई 1 से ज्यादा हुआ तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, इसको देखो। जैसे कह रहा है कि 2 मोल ऑफ NaCl, यहाँ पे लिख लो, ऐसे लिखो, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर by relative decrease in vapor pressure by adding 2 mole of NaCl in 3 mole of water is 0.167. Then degree of dissociation of NaCl is बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl कितना होगा? रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर by adding 2 mole of NaCl in 3 mole of water is 0.167. बोल रहा है रिलेटिव डिक्रीज इन, सॉरी पूछ रहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इज। क्या आंसर टिक करना चाहेंगे आप बताइए? तो वो लिखा है रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर by adding 2 mole of NaCl in 3 mole of water is 0.167. Then degree of dissociation of NaCl is, पहले क्या निकालोगे? आई निकालना पड़ेगा ना। पहले क्या निकालना पड़ेगा? आई निकालना पड़ेगा ना। और आई निकल जाएगा तो उसके साथ रिलेट करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl निकाल सकेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये वाला बात पता होगा। सर आई 0.2505 आएगा। आई कितना आएगा? 0.2505। नहीं, आई 1 से ज्यादा आना चाहिए ना। अगर डिसोसिएशन में पूछ रहा हूँ तो आई 1 से ज्यादा आना चाहिए। डिसोसिएशन के केस में आई 1 से ज्यादा होता है ना। तब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस है तो ये हमारा रिलेटिव डिसोसिएशन ही तो दिया है। हाँ, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस नहीं दिया है। ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट दिया है। रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर का मतलब पी नॉट के रिस्पेक्ट में होता है, पी एस के रिस्पेक्ट में रिलेटिव नहीं होता है। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में थोड़ी रिलेटिव हुआ, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव थोड़ी हुआ, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव होगा ना। तो ये वाला रिलेटिव इसको बोलते हैं, इसको रिलेटिव नहीं बोलते हैं। रिलेटिव पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट को बोलते हैं, लिखवाए हैं ऊपर। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यस। इसका नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये वाला मत लगाना, ये रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव पीएस के रिस्पेक्ट में थोड़ी रिलेटिव निकलेगा, पी नॉट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकलेगा। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं।
पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसे बताइए, नहीं बन रहा है। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट दिया है तुम्हारा, और उसके बाद आई निकाल कर और डिग्री ऑफ डिस्टेंस अल्फा निकालना है। आई निकलेगा तभी ना अल्फा निकलेगा। आई निकल जाएगा तो अल्फा भी निकल ही जाएगा। आई निकल जाएगा तो अल्फा भी निकल ही जाएगा। आई नहीं निकलेगा तब तक अल्फा नहीं निकलेगा। आई निकल जाएगा तो अल्फा निकल जाएगा बेटा। पहले लगाओ पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन लगाओ। सर मेरा तो आई छोटा आ रहा है। चलो मेरे साथ देखो, सब लोग मेरे साथ देखिए। यहाँ पे अगर तुम लगाओगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट कितना दिया है, ये आता है आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन, और ये कितना दिया है 0.167 यस सर। इज इक्वल टू 2i बाई 2i प्लस 3 होगा ना। अच्छा डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या डेटा में? रुक जाओ एक मिनट थोड़ा सा। यहाँ पे 2 मोल 3 मोल मत लो, 1 मोल ले लें क्या? 1 मोल भी नहीं, इसको 2 मोल लेने के बाद 2 मोल से नहीं आ रहा है ना ये 2 मोल के साथ। हाँ ये थोड़ा सा डेटा थोड़ा चेक कर लो, इसको 0.5 मोल ले लो, इसको सही कर लो, 0.5 मोल ले लो बेटा, ये 0.5 मोल कर दो। ओके 0.5 मोल, और इसको आप क्या करो, इसको आप 6 मोल कर दो। 0.5 मोल और 6 मोल कर दो, 0.5 मोल और 6 मोल करके बनाओ इसको। अभी ठीक कर लो इसको, एक बार इसको ठीक कर लो, 0.5 मोल और 6 मोल लेकर बनाओ, तब जाकर सही होगा। ये डेटा गलत हो जा रहा है ना, तो आई 1 से छोटा आ जा रहा है। 0.5 मोल और उधर 6 मोल लेकर बनाओ, सही आएगा। सिक्स मोल से सही आएगा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट, मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ कि सही आएगा कि एन आई होगा ना। तो एन आई का मतलब 0.5 आई और नीचे आगे 0.5 आई प्लस 6 हो जाएगा। तो 0.5 के बेसिस पे हमारा अगर वो लिखेंगे तो 3i आ गया, 3i, और इधर आ गया आपका 3 5i बाई 2। यहाँ पे 4 मोल ले लो, 6 मोल मत लो, 4 मोल लो, 4 ही मोल लो इसको, 4 मोल ऑफ वाटर ले लो, तभी सही आएगा, ना तो गलत आएगा फिर से। 4 मोल वाटर ले लो, अब 4 मोल वाटर पे बनाओ इसको। अब बनाओ रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बाय एडिंग 0.5 मोल ऑफ NaCl इन 4 मोल ऑफ वाटर इज 0.167, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इज। 4 मोल वाटर लेके बनाओ, 4 मोल से ही सही आएगा, नहीं तो उसे गलत आ रहा है। 5i बाई 2 8/5, ठीक है ये सही आएगा, इससे बैठेगा सही। चलो मेरे साथ आप देख लो, मेरे साथ देख लो, इसमें क्या होगा कि पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ये आ जाएगा आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन, और ये तुम्हारा दिया है 0.167, और आई एन का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 0.5 इंटू आई, और यहाँ के 0.5 इंटू आई और प्लस 4, 0.167 को कितना बोलेंगे 1/6 बोलेंगे।
0.5 I 0.5 I प्लस 4, ये आ गया 0.5 I प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 I। देखो 0.167 को 1/6 लिख सकती हो, 0.167 को 1/6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आई निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4/2.5, 4/2.5। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ जा रहा है ये तो 1.00 समथिंग आ रहा था जब मैंने 1685 1.6 के आसपास, 1.6 के आसपास, 1.6 के आसपास आएगा ये, 1.6 पास आएगा। और तुम जानती हो कि NaCl जो होता है इसके लिए फॉर्मूला I इक्वल टू क्या लगाएंगे 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, ये 1.6 हो जाएगा। ये 1 + अल्फा इक्वल टू 1.6 होगा। अल्फा कितना आ जाएगा 0.6, मतलब 60% आंसर आएगा, 60% आंसर आएगा। ये देख लो एक बार, ये समझ में आ रहा है क्या? 60% आंसर आएगा, ये बात समझ में आ रहा है क्या? सर 2 कहाँ से आया? NaCl और किसको ऐड किए थे? NaCl का n कितना होगा 2 ही तो होगा। फॉर्मूला I का क्या होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फा, I इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। तो NaCl के लिए n कितना लोगे 2 ही तो लोगी, 2 लेंगे। तो ठीक तो लिखा है फिर हमने। I इक्वल टू 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा इक्वल टू 1.6, 1 + अल्फा इक्वल टू 1.6। तो अल्फा कितना आ गया 0.6, तो इसका मतलब ये 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 60%। बात समझ में आया? बोलो, बोलिए। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 2 मोल ऑफ K2SO4 is dissolved in 5 mole of water. 2 mole of K2SO4 is dissolved in 5 mole of water. 5 mole of water. Then relative lowering in vapor pressure is, relative lowering in vapor pressure is, और यहाँ लिख लीजिएगा if degree of dissociation of K2SO4 is, degree of dissociation of K2SO4 is 80%। बताना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K2SO4 का 80% है। तो बताइए क्या होना चाहिए। नहीं, 2 mole of K2SO4 is dissolved in 5 mole of water. Then relative lowering in vapor pressure is, if degree of dissociation of K2SO4 is 80%। I तो 2.6 आएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है IN प्लस कैपिटल N, IN प्लस कैपिटल N। इसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है IN प्लस कैपिटल N। यस सर, उससे निकालो। I पता ही तुमको है और N पता ही है। IN प्लस कैपिटल N लगाओ। सब लोग करिए जल्दी जल्दी। यस बस कर रहे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है। I निकाल ली हो तो उसके बाद फॉर्मूला लगा दो P0 - PS/P0 को रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो P0 - PS/P0 इक्वल टू IN प्लस कैपिटल N करना पड़ेगा। IN प्लस कैपिटल N करना पड़ेगा। 0.4 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है 0.4 समथिंग। ठीक है, सही होगा। सोच डालो बेटा। तो 0.41 आ रहा है। 0.4 बना रहा है, चेक कर लेते हैं बेटा, देख लेते हैं एक बार।
देखो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब ये हुआ पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई एन बाई आई एन प्लस कैपिटल एन। तो ये निकालना है आपको, ये आर एल वी पी हुआ इज इक्वल टू आई कितना हो रहा है यहाँ पे K2SO4 के लिए, K2SO4 में N3 है, सर एन तो 3 है। हाँ तो 3 माइनस 1 इंटू 0.8 होगा, तो ये आ जाएगा 2.6 आ रहा है। यस सर। यहाँ पे रखो 2.6 इंटू 2 हो गया, और नीचे कितना आ गया 2.6 इंटू 2 और प्लस एन Yes. कितना है कैपिटल एन 5 दिया है ना, यस सर। इससे आ जाएगा तुम्हारा 5.2 अपॉन नीचे आ गया 5.2 प्लस 5 10.2, ये लगभग आपका वही लगभग 10-50 0.5 तक टिक कर सकती हो, 0.5 तक टिक कर सकती हो। ठीक है। 5.2 बाई 10.2 है, 0.5 से थोड़ा कम आएगा तो ठीक है, 0.5 टिक करने में भी गलत नहीं होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट समझ में आया? बोलो, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो बता दोगी? बोलो बोलो, सुन पा रही हो मुझे? लग गया? यस सर। कहाँ गई स्मिता, कहाँ चली गई? सर उसका नेट खत्म हो गया। नेट पे खत्म? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मान लो ऐसे कहा जाए, एक सॉल्यूट ए है, सॉल्यूट ए है, सॉल्यूट ए इज dissolved in 1000 नहीं लिखो, क्या लिख लो, solute A is dissolved in 5 mole of solvent B, 5 mole of solvent B, solvent B के 5 मोल में डिसॉल्व किया गया, solute A is dissolved in 5 mole of solvent B, ओके। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है solute A is trimerized, solute A is trimerized in solvent B, solute A is trimerized in solvent B, okay, यस solute सर। A is trimerized in solvent B। यहाँ पे तो लिख रहा है if vapor pressure of solvent B is 100 mm of Hg and vapor pressure of solution is 90 mm of Hg, और साथ में यहाँ कह रहा है and molar mass of solute A, molar mass of solute A is 50 gram per mole, then weight of solute A is, weight of solute A is, इसको बना दो थोड़ा, solute Yes. A का weight कितना होगा, solute A is dissolved in 5 mole of solvent B, solute A is trimerized in solvent B, solute A is trimerized in solvent B, if vapor pressure of solvent B is 100 mm of Hg and vapor pressure of solution is 90 mm of Hg and molecular mass of solute A is 50 gram per mole, then weight of solute A is, यस सर निकालें। 5 10/90 solute A is dissolved in 5 mole of solvent B, solute A is trimerized in solvent B,
वेपर प्रेशर, हाँ 0.7, 0.7 आ रहा है, 27.7। 27.7 ग्राम ऐसे। चलो देखो फॉर्मूला कौन सा लगाना चाह रही हो? तो फॉर्मूला यही पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू आई एन बाई आई तो एन स्मॉल एन प्लस, अपॉन कैपिटल नहीं लगा सकते हैं? ये वाला आई, हाँ वही लगाओ, वही लगाएगी, आई एन बाई कैपिटल एन लगाओ। ये वाला सही रहेगा, जब हमने बोला भी था ना कि अगर वेट और मॉलिकुलर वेट निकालना तो यही वाला फॉर्मूला सही पड़ेगा तुमको, यस ये सर। सर आसान कैलकुलेशन देगा। क्या? आई स्मॉल आई तो नहीं होगा ना फिर? आई क्यों नहीं होगा? आई तो दोनों में होना है, दोनों में आई लिखवाए हैं। देखो मोलर यहाँ मास पे में भी कहाँ? मोलर मास में नहीं है, आई इंटू एन है, मोल में तो बढ़ेगा ना। सर जैसे एक और फॉर्मूला लिखवाए थे आप, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू। वो तो तब था जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं था तब। यहाँ तो लिख रहा है ना कि एसोसिएट हो रहा है, ट्राइमेराइज्ड इन सॉल्वेंट बी। हाँ सर, लेकिन फिर आई निकालेंगे कैसे? डिसोसिएट वो अल्फा तो नहीं दिया है। अब अल्फा जब कुछ ना दिया हो तो 100% लिया जाता है, मैंने बोला था आपको, शायद आपने ध्यान दिया नहीं। हमने बोला है कि अगर अल्फा ना दिया हो तो 100% लिया जाता है, ये बात हमने बोला है, 10 बार बोला है। अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन मेंशन नहीं है, अल्फा इज नॉट मेंशन और बीटा इज नॉट मेंशन इन अ क्वेश्चन, मैं ऑलवेज एज्यूम्ड एज 100%, यहाँ पे आपको 100% मानना ही पड़ेगा। तो आई के लिए आप अगर यहाँ पे करिएगा 100% लेकर, आई इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 बाई एन और माइनस 1 इंटू बीटा, और बीटा 100% से जाएगा तो 1/3 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1, ये टोटल 1/3 ही आएगा। आई 1/3 आएगा यहाँ पे। पी नॉट दिया है 100 माइनस 90 और बट्टे में 90 इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोल, एन निकाल लेना पहले, और कैपिटल एन कितना हो जाएगा? कैपिटल एन के लिए 5 मोल दिया हुआ है, 5 मोल दिया है, ये आ जाएगा 10/90 इज इक्वल टू एन बाई 15 आएगा। ये एक जीरो खत्म हो गया, एन इक्वल टू आ जाएगा 15/9, 15/9। और वेट निकालने के लिए क्या करना होगा? एन मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ए करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ए करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 15/9 और मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है ना इसमें, एसोसिएशन तो दिया नहीं है। एसोसिएशन दिया है, ट्राइमेराइज्ड बोल रहा है ना, ट्राइमेराइज्ड का मतलब एसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन में एक से ज्यादा में टूटना, और ट्राइमेराइज्ड का मतलब 3 मिल के एक बन जाना। तो ट्राइमर बोल रहा है ना, ट्राइमर और डाइमर बोलता है, तो हमने बोला भी तो था कि डाइमर बोलेगा तो इसका मतलब वहां पे वो जुड़ के दो बन रहा है, दो दो पार्टिकल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अच्छा सर। ट्राइमेराइज का मतलब 3 पार्टिकल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ट्राइमेराइज उसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? ट्राइमेराइज। तो यहाँ से तुम्हारा आएगा 750/9 आएगा। इससे तुम करोगे तो 80, ये लगभग तुम्हारा हो जाएगा 9/72, और उसके बाद 3 बचा, तो 9×3 = 27, और फिर आपका 3 बचा, 9×3 = 27, 83.3 हो गया, 83.3 ग्राम आंसर आएगा, 83.3 ग्राम। चेक करो, चेक करिए, चेक कर लो तुम। अगर सॉल्यूट ए को 5 मोल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया और ए ट्राइमेराइज हो, ट्राइमेराइज का मतलब एसोसिएशन होता है, डाइमेराइज होना, ट्राइमेराइज होना, इसका मतलब एसोसिएशन होता है। ओके, आ गया सर। क्लियर? यस सर। और एक लास्ट क्वेश्चन करके आज, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे। आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लो और इसका मॉडल बना लेना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन बना लीजिएगा, यही दो फॉर्मूला से बनता ही है क्वेश्चन। पूरा रिलेटिव जितनी। वाला पूरा, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर का जो सेक्शन होगा ना उसको पूरा बना लेना। ठीक है सर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक सेक्शन होगा, उस क्वेश्चन को पूरा बनाना, सिर्फ रिलेटिव उसमें लिखा होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी को बनाना, ठीक है? चलो सर इस देखो एक संडे को क्वेश्चन है। टेस्ट इस संडे को। इस संडे को टेस्ट तो अभी नहीं लिखा है कुछ भी, आपका जो आपका रूटीन आया है उसमें तो कहीं भी टेस्ट मेंशन नहीं किया गया है, अगर होगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन मेंशन नहीं किया है। सर चलो एक कब? क्वेश्चन, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पता नहीं, अब तो टेस्ट नहीं लोग लेते हैं तो बताएंगे नहीं लोग, हमें नहीं पता ऐसे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तक का क्वेश्चन कर लोगी?
यस सर, हो जाएगा। यस सर। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देख लो तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखो अगर यहाँ पे लिखा है K4 FeCl6 का 2 मोल दिया है, 2 मोल ऑफ K4 FeCl6 is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है, ठीक है। और इसमें Yes. कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो दिया है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। तो पूछ रहा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे Yes. लिख लेना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें दिया है 50%। तो बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K4 FeCN6, ये 50% दिया है। तो बताना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये बताना है। Yes सर, उसका निकाल लिया। बताओ, बताइए। ये क्या दिया है? P0. I am area 1.2. 5. यूट्यूब पे देखी थी कल लिंक, यस सर, देखे थे। यूट्यूब पे ही लिंक फिर मिल जाएगा आपको, इसका देख लेना। यूट्यूब पे सही लग रहा है? यस सर, ठीक था। चलो देखो 2 मोल ऑफ K4 FeCN6 डिसॉल्व 90 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर 760 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है। तो वही फॉर्मूला लगाओ। कौन सा यस फॉर्मूला लगाओगे? P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू IN बाई IN प्लस कैपिटल N। यही दो फॉर्मूला है ही, उन्हीं दो फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। IN बाई IN प्लस कैपिटल N। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू लिखोगे IN बाई IN प्लस कैपिटल N ना। I की वैल्यू 1.2 आ रही है। हाँ तो ठीक है, 760 हो गया, ये PS हो गया और नीचे 760 हो जाएगा। तो तुम I निकाल रहे हो K4 FeCN6 का, I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस N, N कितना है? 5 है ना। 5 माइनस 1 इंटू 0.5, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.5, 3 आएगा ना जी, 3 आएगा। I3 आएगा। तुम कैसे निकाल रही हो? K4 FeCN6 में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 5 है ना। 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, तो 3 आएगा। तो 3 इंटू N 2 है, 3 इंटू 2, और यहाँ पे 3 इंटू 2 और 90 ग्राम लिखा है, 90 बाई 18, ये आ गया 760 माइनस PS और बटे में 760 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 5, 6 बाई 11, ये आ गया 760 माइनस PS और ये आ गया 760 इंटू 6 बाई 11, ये आ जाएगा 760 माइनस PS और 760 इंटू 6 बाई 11, तो ये लगभग 420 के आसपास आ जाएगा। 1177 होता है, 420 से थोड़ा कम कर लो, 418 कर लो। जो PS आएगा वो 760 माइनस 418 आएगा। इससे तुम्हारा कितना हो गया? ये 42 और ये 242, 242 mm ऑफ Hg होगा, 242 mm ऑफ Hg होगा। ओके। यस और एक सर। नोट पॉइंट के साथ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, अगर कहीं लिखा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट
वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जैसे वेपर प्रेशर जितना भी होगा ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, मतलब 1 atm के बराबर होगा, मतलब 760 mm के बराबर होगा, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होगा। अगर कहीं पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा है तो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ओके, यस सर। जैसे अगर वाटर के लिए लिखा है 373 केल्विन, 373 केल्विन वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। अगर 373 केल्विन लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर है ये। अगर 373 केल्विन लिखा है तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना लीजिएगा? वाटर का वेपर प्रेशर कितना आएगा? 1 atm, और 1 Yes, atm को आप क्या लिख सकते हो? 760 mm ऑफ Hg। अगर कहीं पे भी बॉइलिंग पॉइंट लिखा है ना तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 लेना है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 लेना है। ओके, क्या लिख लो आप? एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, at normal boiling point vapor pressure of pure solvent is always equal to 760 mm of Hg। yes sir, आ गया। ठीक, ये इतना पॉइंट तक आपको काम करना है बेटा। ये रिलेटिव वाला कंप्लीट हो गया। रिलेटिव के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिलेटिव का इतनी ही बात होती है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में इतना ही बात होता है। ठीक है, कौन सा कितना आएगा? yes sir। 760 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। सर ओके, इसका PDF दीजिएगा। PDF मिल जाएगा बेटा आपको। ठीक है सर। ओके।